वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आजकल जो सस्पेंस थ्रिलर्स, हॉरर थ्रिलर्स, इन्वेस्टिगेटिव सस्पेंस थ्रिलर्स आपके लिए जो हम लेकर आ रहे हैं, उन्हें देखकर तो इस तरह की मूवीज के ट्विस्ट को आप गैस करने में बिल्कुल माहिर हो गए होंगे। ये मैं अपनी तरफ से कंसिडर कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद आपको आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग और एज ऑफ द सीट लगेगी। एक सिटी में एक के बाद एक कत्ल होते हैं, विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं होता और उनकी उम्र भी अलग अलग होती है, लेकिन हर कत्ल पर कातिल अपना ट्रेडमार्क छोड़ जाता है और बहुत ही अकड़ कर एक वाक्य लिख कर जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट और एफबीआई इस केस को सॉल्व करने के लिए एक साइकिक डॉक्टर की मदद लेते हैं, यानी जो दूसरों का माइंड रीड कर सकता है। वे जानना चाहते हैं कि कातिल के दिमाग में क्या चल रहा है और वो नेक्स्ट क्या करने वाला है। तो ये साइकिक डॉक्टर कैसे पता लगाता है कि उस साइको कातिल के माइंड में क्या चल रहा है, उसका अगला टारगेट कौन है और वो कत्ल क्यों कर रहा है। यही इस मूवी की कहानी है, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग ट्विस्ट के साथ। आप इस मूवी को एंड तक देखिए, लेकिन कहानी में आप भी गैस करने की कोशिश कीजिए कि आगे क्या होने जा रहा है। तो चलते हैं 2015 में रिलीज हुई मूवी जिसका नाम है सोलेस। अगर आपको ऐसी मिस्ट्री थ्रिलर्स पसंद है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सांस फूल गई सच में। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जो किसी को घूर रहा होता है। कैमरा जूम आउट करता है तो पता चलता है कि इस आदमी का कत्ल हुआ है और पुलिस क्राइम स्पॉट से एविडेंस कलेक्ट कर रही है। यह है एक एफबीआई स्पेशल एजेंट जिसका नाम है जोई। उसके साथ है उसकी पार्टनर कैथरीन। वो इशारा करती है कि ये इस पैटर्न का तीसरा कत्ल है। इस कत्ल में भी इन्हें कोई क्लू नहीं मिला और वे तंग आ चुके हैं कि एक भी केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है। जोई कहता है कि अब तो हमें क्लैंसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। कैथरीन कहती है कि हम इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी तीसरे आदमी के पास क्यों जाएं। लेकिन जोई उसे समझाता है कि कातिल का पता लगाना हमारे बस के बाहर है। क्लैंसी मेरा अच्छा दोस्त है और इस शहर का सबसे अच्छा साइकिक डॉक्टर भी। कल ही हम उससे मिलेंगे, ठीक है। अगले सीन में जोई और कैथरीन क्लैंसी से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में जोई क्लैंसी के बारे में बताता है कि क्लैंसी ने अपनी साइकिक स्किल्स को यूज करके एफबीआई को कई केसेस सॉल्व करने में मदद की है, लेकिन 2 साल पहले उसकी बेटी कैंसर से मर गई। क्लैंसी की वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। उसके बाद क्लैंसी इस दुनिया से ही अलग होकर जीने लगा है। क्लैंसी का घर आता है तो जोई कैथरीन को कार में ही वेट करने को कहता है और खुद क्लैंसी से मिलने जाता है क्योंकि पता नहीं वो किस मूड में होगा। जोई दरवाजे पर नॉक करता है तो क्लैंसी तुरंत पहचान जाता है और कहता है कि जोई, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता, प्लीज चले जाओ। क्लैंसी, तुम दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। ये सुनकर क्लैंसी दरवाजा खोल देता है। वहां जोई के कई लेटर्स पड़े होते हैं। जोई उसे डांटता है कि कब तक इस तरह पड़े रहोगे, कभी कभी तो बाहर निकला करो यार। बाहर कैथरीन क्लैंसी का प्रोफाइल देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसने एफबीआई के लिए ढेर सारे केसेस सॉल्व किए थे। तभी जोई के लिए कॉल आता है। वो फोन लेकर अंदर आ जाती है। कैथरीन क्लैंसी को हेलो कहकर हाथ मिलाने आती है, लेकिन क्लैंसी बड़ी अजीब निगाहों से कैथरीन को देख रहा होता है। कैथरीन फिर धीरे से उसके कंधे पर टच करती है तो क्लैंसी को विजन आता है कि कैथरीन के सर से खून बहकर उसके चेहरे को लाल कर रहा है। दरअसल क्लैंसी के पास ऐसी अजीब क्षमता है जिसके जरिए वो किसी के पास या फ्यूचर को गैस कर सकता है। जोई कहता है कि यार देख, मुझे इस केस में तेरी हेल्प चाहिए। क्लैंसी साफ मना कर देता है। जो एकदम फ्रेंडली तरीके से उसे डांटता है कि यार तुम्हें इस केस को स्टडी करना ही होगा, मैं देखता हूँ तुम मेरी मदद कैसे नहीं करते हो। ये कहकर वो क्लैंसी को केस फाइल्स देकर चला जाता है। क्लैंसी एकदम चुपचाप बैठ जाता है। तब उसकी बेटी को दिखाते हैं जब वो 5 साल की थी। फिर जब वो कैंसर की वजह से तड़प कर मरी उस सीन को दिखाते हैं। अब क्लैंसी उस केस फाइल के पेजेस को पलटने लगता है। एक साइको कातिल एक ही पैटर्न में 3 कत्ल कर चुका है, लेकिन कोई तो ठोस क्लूज होने चाहिए, वो क्यों नहीं है। लेकिन हर क्राइम स्पॉट पर वो जरूर कुछ छोड़ जाता है, जैसे हु एम आई, व्हाई आई लिव वगैरह वगैरह। यहाँ क्लैंसी के बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा होता है। अब क्लैंसी को इस केस में बड़ी दिलचस्पी होने लग जाती है। वो बाहर आकर कुछ सोचने लगता है। अगले दिन क्लैंसी एफबीआई ऑफिस में पहुंच जाता है और कैथरीन उसे केस डिटेल्स बताती है। कातिल विक्टिम की गर्दन के पिछले हिस्से में एक कट करता है, उस जगह पर जहां पर मेडुला ओब्लांगेटा है। इसी वजह से विक्टिम को ज्यादा दर्द नहीं होता क्योंकि वो थोड़ी देर में मर जाता है। यही है इसका पैटर्न। पर इसके विक्टिम्स का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। पहली विक्टिम एक बुजुर्ग औरत थी, उसके बाद एक 12 साल का लड़का, हाल ही में एक मिडिल एज्ड आदमी। क्लैंसी उस छोटे लड़के की फोटो को टच करता है तो उसे विजन आता है कि वो झूले पे बैठकर आइसक्रीम खा रहा था और तभी उसका कत्ल हुआ। सबसे पहले क्लैंसी उस बुजुर्ग औरत के घर जाना चाहता है। वहां जाकर कैथरीन बताती है कि जब हम यहाँ पहुंचे तो वो औरत, जिसे हम विक्टिम एक कहेंगे, वो सोफे पे बैठी थी और शायद टीवी देख रही थी और उसी समय उसका कत्ल हुआ है। यहाँ हमें इस छोटे से लेटर के अलावा कुछ नहीं मिला जिस पर लिखा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लैंसी पूछता है कि तुम्हें इस लेटर को पढ़कर क्या लगा, कुछ सोच सकती हो तुम।
वो कहती है कि कातिल को शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी और वो खुद नहीं जानता कि वो कौन है। क्लैंसी उस लेटर को टच करता है तो उसे कातिल का धुंधला इमेज दिखता है। फिर जोई और क्लैंसी पुरानी बातों को याद करके हंस रहे होते हैं। तभी जोई कैजुअली क्लैंसी के कंधे पर हाथ रखता है और क्लैंसी को विजन आता है कि जोई के साथ कोई ट्रेजेडी होने वाली है और वो दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है कि अब क्या करो। अपना ही नहीं दूसरों का फ्यूचर दिखना भी दोस्तों कोई शक्ति नहीं, एक तरह का शाप ही होता है। क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट्स में बता दीजिए, बताते नहीं हो आप। दूसरों के साथ होने वाली ट्रेजेडी को पहले से जानकर क्लैंसी दिन रात परेशान रहता था। इसी वजह से उसने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया। क्लैंसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर जोई जान जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो पूछ लेता है कि यार तुमने मुझे टच किया तो ऐसा क्या हो गया तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला क्या? I mean, कुछ अनहोनी टाइप का। क्लैंसी झूठ कहता है कि नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। अब क्लैंसी बीच में ही उतर जाता है। उसे अपनी बेटी का कैंसर से मरना, उस कातिल का धुंधला इमेज, कैथरीन के सर से खून निकलना, एक रेलवे स्टेशन, एक डॉग, इस तरह कई अलग अलग विजन्स दिखते हैं। आखिर में उसको एक रेड ड्रेस वाली लड़की पानी में डूबती हुई दिखती है। अब अगला सीन दिखाते हैं। जोई क्लैंसी को बताता है कि हमें कातिल का एनोनिमस कॉल आया है और उसने हमें एक एड्रेस पर जाकर कुछ देखने को कहा है। क्लैंसी, कैथरीन और जोई वहां जाते हैं तो बाहर 4:16 करके लिखा होता है। कैथरीन पूछती है कि कहीं ये बाइबल का कोई वाक्य तो नहीं? क्लैंसी कहता है नहीं, ये टाइम है, हम ठीक 4:16 को पहुंचे हैं। फिर वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं तो एक बाथ टब में एक औरत मरी पड़ी है। बाथ टब में खून ही खून पड़ा होता है और पानी में फूल सजाए हुए हैं। इस विक्टिम की भी गर्दन पर वैसा ही कट है और पास में एक चिट पड़ी हुई है जिसपे लिखा हुआ है आई लव यू वेरी मच विक्टोरिया। जो उस जगह को चेक करने लगता है तो क्लैंसी विक्टोरिया का शोल्डर टच करता है। अब उसे पता चलता है कि विक्टोरिया आई लव यू वाला वो चिट पढ़कर बहुत खुश हुई थी और नहाने के लिए तैयार हुई थी। तभी एक हाथ किसी शार्प चीज को उसकी गर्दन में घुसाकर निकाल देता है। क्लैंसी कहता है कि गलती से भी इस बाथटब के खून को टच मत करना। तभी एक एफबीआई एजेंट आकर बता देता है कि इस औरत के पति डेविड को हमने अरेस्ट कर लिया है। अब इंटेरोगेशन रूम में दिखाते हैं जहां जोय और कैथरीन डेविड को बताते हैं कि विक्टोरिया मर गई है। उसके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता। वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई लेटर मिला? जोई कहता है कि लेटर क्यों मिलेगा, उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी ने उसका कत्ल किया है। कत्ल का नाम सुनकर डेविड जोर से रोने लगता है कि घर से निकलते वक्त मैंने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था, मुझे लगा शायद विक्टोरिया ने उसे पढ़कर खुदकुशी कर ली। दूसरी ओर क्लैंसी डेविड की चीजों को टच करके देखता है और जब वो उसके पेन को उठाता है तो उसे विजन आता है कि डेविड का किसी के साथ अफेयर था। इसी बारे में उसने विक्टोरिया के लिए लेटर लिखा था। और अब क्लैंसी इंटेरोगेशन रूम में आता है और डेविड से पूछता है कि तुमने अपने लेटर में पूरा सच क्यों नहीं लिखा। डेविड रोने लगता है। दरअसल डेविड का अफेयर किसी लड़की के साथ नहीं, एक आदमी के साथ था। उस आदमी से डेविड को HIV इन्फेक्शन हुआ। डेविड की वजह से विक्टोरिया भी HIV पॉजिटिव हो गई थी। इसीलिए डेविड ने विक्टोरिया को लेटर लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। पर उसने ये नहीं लिखा था कि उसका एक आदमी के साथ अफेयर है। क्लैंसी FBI टीम को बता देता है कि डेविड कातिल नहीं है। विक्टोरिया को जब इसके अफेयर का पता चला तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी पर सफल नहीं हुई। उसे HIV पॉजिटिव था, इसलिए मैंने तुम्हें बाथटब का खून टच करने से मना किया था। अगले सीन में क्लैंसी जोय के घर पर होता है। वो बताता है कि इन सारे केसेस के बीच सिर्फ एक सिमिलैरिटी है, मतलब हर विक्टिम को कोई ना कोई जानलेवा बीमारी जरूर थी। पहली विक्टिम यानी कि वो बुजुर्ग औरत, वो 3 साल से कीमोथेरेपी ले रही थी। फिर सेकंड विक्टिम यानी कि जो सोफे में बैठे हुए मर गया था, उससे भी ऐसी ही एक बीमारी थी और अगर वो जिंदा रहता तो आखिरी वक्त में बहुत तड़प तड़प कर मरता। विक्टोरिया को उसके पति से HIV इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। मतलब कातिल उन्हीं लोगों को मार रहा है जिन्हें कोई जानलेवा बीमारी है। अगर वे नेचुरली मरते तो बहुत पीड़ा वेदना से गुजरना पड़ता। अच्छा, ये सारी चीज तो तुमने सही बता दी, लेकिन वो 12 साल का लड़का, क्या उसे भी कोई बीमारी थी? नहीं थी तो क्यों मारा? क्लैंसी कहता है कि शायद उसे भी कोई जानलेवा बीमारी ही रही होगी, हमें उसका फिर से शव विश्लेषण करना होगा। कैथरीन और क्लैंसी उस लड़के के घर पर जा रहे होते हैं। कैथरीन पूछती है कि फ्यूचर और पास्ट को जानने का ये जादू आपको मिला कहां से, या आपने फिर इसको सीखा है? क्लैंसी कहता है कि इसमें कोई जादू नहीं है बल्कि ये एक साइंस है, इसे इंट्यूशन भी कह सकती हो आप। कैथरीन उससे अपने फ्यूचर के बारे में पूछती है तो वो नहीं बताता कि जल्द ही तुम्हारे सर से खून बहने वाला है। फिर वो उस लड़के के घर पर पहुंचते हैं। उसके पेरेंट्स दोबारा शव विश्लेषण करने की परमिशन नहीं देते। तब क्लैंसी बताता है कि मेरी बेटी 2 साल पहले मर गई, उसे बचपन से कैंसर था, लेकिन हमें सिर्फ 3 साल पहले पता चला कि उससे ये बीमारी थी। मैं खुद एक डॉक्टर होकर उसे बचा नहीं पाया। अगर आप हमारी थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो आपके बेटे के कातिल का जरूर पता लगेगा। इस पर वो दोनों थोड़े शांत होते हैं और अगले सीन में हम उस लड़के की लाश का फिर से विश्लेषण करते हुए देखते हैं। तभी उसको एक फैक्स आता है कि सेरिबेलम को चेक करो। सेरिबेलम यानी ब्रेन का एक पार्ट है दोस्तों। वो उस पार्ट को चेक करते हैं तो एक छोटा सा ट्यूमर निकलता है। ये देखकर क्लैंसी बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। जोई पूछता है तो वो कहता है कि तुम इस केस को छोड़ दो,
हम कातिल का पता नहीं लगा सकते। जोई की कुछ समझ में नहीं आता कि इसे ऐसा क्या हो गया है और ये ऐसा क्यों बोल रहा है। कैथरीन तो क्लैंसी के घर पर जाकर चिल्लाती है कि ये क्या मजाक है। क्लैंसी कहता है कि जब तुम पहली बार मुझे केस फाइल्स देने आई थी तो तुमने कातिल के वो लेटर्स दिखाए थे। उसने लिखा था हु एम आई। तुम लोगों को लगा कि वो कोई क्ल्यू है, लेकिन वो इस केस का क्ल्यू नहीं, बल्कि कातिल को पता था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, इसलिए उसने वो क्ल्यू मेरे लिए छोड़ा था। जब मैं केस फाइल्स पढ़ रहा था तो बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। उस गाने के पहले 4 लाइंस को ही कातिल ने इन लेटर्स में क्राइम स्पॉट पर छोड़ा था। जब हम विक्टोरिया के घर गए तो वहां हमारे पहुंचने का टाइम ठीक लिखा हुआ था। उसे पता था कि मैं किस टाइम पे वहां पहुंचने वाला हूं। आज उस लड़के के शव स्टेशन के वक्त उसने मेरे नाम से फैक्स भेजा कि उसके सेरिबेलम को चेक करो। इसलिए मैं कहता हूं कि हम कातिल को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मेरी तरह फ्यूचर को देखने की काबिलियत शायद उस कातिल में भी है। अब मैं जो भी कदम उठाऊंगा उससे पहले उसे पता चल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए मैं इस केस में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। वैसे वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बिना दर्द के मार रहा है जो कुछ ही महीनों में बुरी मौत से मर जाएंगे। एक तरह से ये अच्छी बात भी है, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है। अब कैथरीन को गुस्सा आ जाता है कि आपकी बेटी को भी तो कैंसर था, उसी से तो वो मरी थी, उसे आपने खुद क्यों नहीं मार डाला, बताइए जरा। इस तरह वो क्लैंसी के ईगो को थोड़ा ठेस पहुंचा देती है, तो वो बदले में कहता है कि तुमने 17 साल की उम्र में एक आदमी के साथ अफेयर किया और 19 साल में एक बच्चे की माँ बन गई, फिर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। तुम जैसी लूजर को मेरे बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। इस पर बेचारी कैथरीन रोने लग जाती है। वो पूछती है कि पास्ट तो आपने बहुत अच्छा गैस किया, अब जरा मेरा फ्यूचर भी बता दीजिए। क्लैंसी कुछ नहीं बताता और कैथरीन को बाहर जाने को कहता है। दूसरी ओर जोए बड़ी टेंशन में होता है, क्योंकि एक और कत्ल हो गया है। क्राइम स्पॉट पर एक लड़की को घिनौने तरीके से मार डाला होता है। दीवार पर उस लड़की के खून और बॉडी पार्ट से एक पेंटिंग बनाई होती है और उस पर लड़की का टॉप चिपकाया होता है, नीचे का ड्रेस वहां पर नहीं होता। कैथरीन रिकॉर्डिंग करती है कि ये उस साइको का काम नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो इतने वायलेंट तरीके से कत्ल नहीं करता। जोए परेशान होकर क्लैंसी को ढूंढने निकलता है। क्लैंसी तो शहर छोड़कर जाने के लिए बस में ही बैठा होता है। अब भी उसे विजुअल्स दिखते हैं जिसमें एक क्रॉस, कातिल का इमेज, कुछ फूल, एक मेंढक, सड़क पर खड़ा एक अफ्रीकन अमेरिकन, खून से लथपथ कैथरीन वगैरह वगैरह। तभी जोई की आवाज को सुनकर वो चौंक कर होश में आता है। जोई बताता है कि प्लीज यार, इस तरह काम अधूरा छोड़कर मत जाओ, एक और कत्ल हुआ है और उसमें हमें साइको के बारे में क्ल्यू मिला है। अब क्लैंसी जोई के साथ जाने के लिए मान जाता है। जोई बताता है कि विक्टोरिया के बाथटब में जो फूल थे वो बहुत ही रेयर और पॉइजनस फूल थे। हमने उस गार्डन का पता लगा लिया जहां से वो फूल खिलते हैं। उस गार्डन में पहुंचकर क्लैंसी कैथरीन से माफी मांगता है कि मैंने उस दिन तुमसे बहुत रूड बात की थी, आई एम सॉरी। कैथरीन कहती है कि कोई बात नहीं, फिलहाल आप इन फूलों को देख लीजिए। क्लैंसी उन फूलों को टच करके देख रहा होता है। थोड़ी दूर पर ब्लू कलर का एक गार्बेज ड्रम होता है। उसके अंदर एक ड्रेस होती है जो लेटेस्ट विक्टिम की है, जिसकी बॉडी पार्ट से पेंटिंग बनाई गई थी वही। इनके कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि वो विक्टोरिया के कत्ल से रिलेटेड क्लू ढूंढने आए थे, लेकिन यहाँ इस लड़की का ड्रेस मिल गया है इन्हें। फिर वो पुलिस डॉग को वो ड्रेस सुंघाते हैं और वो तेजी से भागता है। ये लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। रास्ते में क्लैंसी को वही अफ्रीकन अमेरिकन दिखता है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। क्लैंसी को यकीन हो जाता है कि वो ठीक दिशा में जा रहा है। अब डॉग एक अपार्टमेंट के आगे जाकर भौंकने लगता है। पुलिस वाले उस अपार्टमेंट में घुसते हैं। डॉग एक जगह जाकर रुक जाता है जहां पर सिर्फ एक फ्रिज होता है। वो फ्रिज खोलते हैं तो अंदर कुछ नहीं होता। इन्हें लगता है कि शायद कातिल ने लाश को यहीं पर रखा होगा, इसलिए डॉग यहाँ आकर रुका है। अचानक पास के कमरे से एक आदमी बाहर आता है। उसके हाथ में एक कॉफी मग होता है जिसमें मेंढक का डिजाइन है। क्लैंसी का विजन में यही मेंढक दिखा था। क्लैंसी सोचने लगता है कि कहीं यही वो कातिल तो नहीं। इतने में वो आदमी गन निकालकर जोई को शूट करता है। दूसरे पुलिस वाले उस आदमी को चेस करने लगते हैं। वो आदमी खिड़की से कूदकर भागता है और रास्ते में हर किसी को शूट करने लगता है। अब क्लैंसी और कैथरीन कार में उस आदमी को चेस करते हैं। क्लैंसी अपने विजन के द्वारा बताता है कि वो एक टैक्सी में बच निकला है और यहाँ तक कि उस टैक्सी का नंबर भी बता देता है। फिर वो उस कार को देख लेते हैं, लेकिन तभी एक ट्रक उस पर क्रैश कर जाता है। अब क्लैंसी नीचे उतरता है कि अचानक वो आदमी सामने से क्लैंसी के माथे पर शूट कर देता है। ये कैसा ट्विस्ट है कि हीरो को मार डाला। दोस्तों, जब हम ये सोच रहे होते हैं तो पता चलता है ये क्लैंसी का विजन था। अब वो झट से बाहर नहीं आता और कार के पीछे छुपते छुपते निकलता है। तो वो आदमी अब क्लैंसी को शूट करने ही वाला होता है कि एंड वक्त पर पीछे से कैथरीन उसे भून डालती है। दरअसल क्लैंसी ने कैथरीन को बता दिया था कि वो किस पोजीशन में मुझे शूट करेगा और तुम्हें कहां खड़े होकर उसे मारना है। वो आदमी मर जाता है। तब क्लैंसी बताता है कि ये वो साइको नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इसने सिर्फ इस लास्ट विक्टिम का कत्ल किया है। ये सुनकर कैथरीन चिल्लाने लगती है कि वो साइको कब पकड़ा जाएगा। अब क्लैंसी जोय से मिलने हॉस्पिटल जाता है। जोय बताता है कि अच्छा हुआ मुझे बुलेट लगा, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं कैंसर के 4th स्टेज में हूँ। तुम एक बात बताओ, तुम्हें पहले से पता था ना कि मैं मरने वाला हूँ? क्लैंसी हाँ में जवाब देता है। जोय बेचारा परेशान हो जाता है
है कि मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी मरने वाला हूँ, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब कैथरीन क्लैंसी से पूछती है कि आपको एक बात बताइए, हर किसी के बारे में एग्जैक्टली मालूम पड़ जाता है सब कुछ, पर क्या आपको अपनी बेटी के कैंसर के बारे में पता नहीं था? है? अब क्लैंसी बताता है कि जब हमने उसका 5th बर्थडे सेलिब्रेट किया तो मुझे विजन आया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल कर जा रही है। मैं डरा सहमा हर पल उसी दिन के बारे में सोचता रहता जब वो हमें छोड़कर चली जाएगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसे कैंसर है। जब वो 20 साल की हुई तब हमें पता चला कि वो दर्द से तड़प तड़प कर चल बसी। और अब जोए का फ्यूनरल दिखाते हैं, यानी कि वो मर गया, जहां क्लैंसी जोए के बेटे को गले लगा लेता है। तभी उसे एक विजन आता है कि ये लड़का फ्यूचर में बहुत खुश रहेगा और लाइफ में वेल सेटल्ड भी। क्लैंसी खुश हो जाता है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसे फिर कुछ विजन्स आते हैं। अचानक एक आदमी उसके सामने आकर बैठता है और ये वही साइको है जिसे FBI, क्लैंसी और हम सभी ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, वो क्लैंसी को ही कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत भला काम कर रहा हूँ। जो लोग दर्द भरी मौत मरने वाले होते हैं उन्हें मैं ऐसी मौत देता हूँ जिसमें उन्हें दर्द बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारे पास भी तो फ्यूचर जानने की शक्ति है, क्यों ना हम दोनों मिलकर यही काम करें? क्लैंसी चुपचाप बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन अचानक चिल्लाता है कि इस आदमी के पास गन है। वहां बैठे पुलिस वाले उस पर शूट करने लगते हैं तो साइको भी शूट करता है। शूटआउट के बीच साइको कहता है कि क्या बॉस, मैं तो तुम्हें इतना समझा रहा था लेकिन तुम मुझे फंसाने के बारे में सोच रहे हो। दरअसल क्लैंसी सोच रहा था कि अगर मैंने पुलिस को वार्न किया तो यहाँ पर शूटआउट होगा। फिलहाल ये सब नहीं हुआ। इसी बीच क्लैंसी पानी का जग उसके सर पे मार देता है और तभी पुलिस वाले उसे देखते हैं। इतने में साइको अपनी गन क्लैंसी की ओर फेंकता है और चिल्लाता है कि इस आदमी के पास गन है। इस पर पुलिस वाले क्लैंसी को अरेस्ट कर लेते हैं और साइको बच निकलता है। यहाँ दिखाते हैं तो कैथरीन को उसका असिस्टेंट एक लिस्ट निकाल कर देता है कि साइको के पैटर्न से कितने कत्ल हुए हैं। कैथरीन कहती है कि सिर्फ इस शहर में नहीं पूरे देश में ऐसे कत्ल हुए हैं, उनकी लिस्ट निकालो। यहाँ क्लैंसी को विजन आता है कि एक शराब की बोतल में जहर इंजेक्ट किया जा रहा है, शायद यही अगले कत्ल का क्लू है। इसी बीच कैथरीन को पता चलता है कि इस पैटर्न से पूरे देश में 69 कत्ल हो चुके हैं। अगले सीन में एक आदमी को दिखाते हैं जिसके घर पर एक शैंपेन बोतल होती है। उसके पास एक कार्ड रखा होता है। ये देखकर वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि सरप्राइज के लिए थैंक्स यार। ये कहकर वो बोतल को अंदर लेकर जाता है। तभी कातिल एक गन लेकर घर में घुसता है, पर वहां क्लैंसी तो आराम से बैठकर पूछता है कि अरे अरे, इस बार तुम गन भी लेकर आ गए, प्लान चेंज कर दिया क्या? इतने में घर का ओनर बोतल लेकर बाहर जाता है और डर कर पूछता है कि तुम दोनों कौन हो भाई, और गन लिए यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लैंसी उसे चुपचाप बैठने को कहता है और कातिल से पूछता है कि तुम इस आदमी का कत्ल क्यों करना चाहते हो? कातिल कहता है कि इस आदमी को न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस नाम की एक खतरनाक बीमारी है। ये कुछ ही दिनों में मरने जा रहा है, लेकिन कल ये एक लड़की से मिलने वाला है और ये दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। वो लड़की इसके बच्चे की माँ बनेगी और उस बच्चे को भी इसकी बीमारी होने के 50% चांसेस हैं। इसीलिए आज मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। ये तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे ये भगवान है। खैर, दूसरी ओर कातिल ने जिस जगह से गन खरीदी थी, कैथरीन उस जगह का पता लगा लेती है और उसके बिल से उस कातिल का एड्रेस पता चल जाता है। वो तुरंत उस एड्रेस के लिए निकलती है। यहाँ क्लैंसी कातिल को धमकाता है कि अगर तुमने इसे मारा तो मेरे पास भी गन है, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। अब कातिल को वहां से जाना पड़ता है। क्लैंसी उस आदमी को बताता है कि इस शैंपेन की बोतल में जहर मिला है, जल्दी हॉस्पिटल जाओगे तो जान बच जाएगी। ये कहकर वो कातिल के पीछे जाता है। वो नीचे बेसमेंट में जाता है तो वहाँ कातिल के कई रूप क्लैंसी को नजर आते हैं जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे होते हैं। यहाँ कैथरीन कातिल के घर पहुंचती है तो उसके लिए एक वीडियो प्ले होता है जिसमें कातिल कहता है कि मुझे पता था तुम आओगी। वो अपने बारे में बताने लगता है कि चार्ल्स नाम का एक लड़का था, बहुत ही डरपोक था। स्कूल में सब उसे बुली करते थे, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उस पर ध्यान नहीं देते थे। वो बड़ा हुआ तो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह पाया, बहुत ही डिप्रेस्ड रहता था। लेकिन तब उसे अपनी एक शक्ति के बारे में पता चला कि वो किसी का भी पास्ट और फ्यूचर जान सकता है। वो चार्ल्स को यार नहीं, मैं हूँ। उस दिन मैंने फैसला किया कि जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को दर्द भरी मौत मरने नहीं दूंगा, और तब से मैं ऐसे मरीजों को पेनलेस डेथ देने लगा हूँ जो अगर नेचुरली मरते तो दुख और दर्द भरी मौत होती। यहाँ क्लैंसी अपने विजन की मदद से गैस कर लेता है कि कातिल कहाँ गया होगा। वो एक रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ वो एक पुलिस वाले को बताता है कि अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो अपने सीनियर को कॉल करके कहो कि वो साइको कातिल इसी स्टेशन में है। वो आदमी भी बिना सोचे समझे सीनियर को कॉल करके बता देता है। यहाँ वीडियो में चार्ल्स कहता है कि तुम्हें एक कॉल आएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कहां पर हूं। तभी कैथरीन को कॉल आता है कि चार्ल्स रेलवे स्टेशन में है। कैथरीन वहां भागती है। इतने में क्लैंसी स्टेशन पहुंच जाता है। इतने में वो चार्ल्स को देखता है जो ट्रेन में चढ़ जाता है। क्लैंसी भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। चार्ल्स कहता है कि बॉस, यहाँ बहुत भीड़ है। ये कहकर वो ऊपर शूट करता है तो वहां बैठे पैसेंजर्स उठकर भाग जाते हैं। यहाँ कैथरीन ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन ऑपरेटर को कांटेक्ट करती है।
वो कहता है कि मैम अचानक नहीं रोक सकते, आप अगले स्टेशन पर उस आदमी को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ट्रेन में चार्ल्स क्लेंसी का ब्रेन वॉश करने लगता है कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम मेरा काम करो। कैथरीन तुम्हें रोकेगी, लेकिन मैं उसे रास्ते से हटा दूंगा, तुम फिक्र मत करो। क्लेंसी कहता है कि अगर उससे कुछ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, याद रखना। इतने में अगला स्टेशन आ जाता है और वहां पूरी फोर्स, स्नाइपर, सब कुछ आ जाते हैं और चार्ल्स पर एम करके खड़ी होती है। पर एन वक्त पर एक पिलर बीच में आ जाता है, पर कैथरीन ट्रेन के अंदर चली जाती है। चार्ल्स क्लेंसी पर एम करके खड़ा होता है, लेकिन तभी कैथरीन आती है तो वो कैथरीन को शूट कर देता है। बुलेट ठीक कैथरीन के माथे को चीरकर उस पार निकल जाता है। तभी बाहर से पूरी फोर्स चार्ल्स पर शूट करती है और वो मर जाता है। कैथरीन भी मर चुकी होती है। अब क्लेंसी को दिखाते हैं और कैमरा होता है जूम आउट, यानी ये हुआ ही नहीं, होने वाला है। कैथरीन वैसे ही भाग कर आती है, लेकिन इससे पहले कि चार्ल्स उसे शूट करे, क्लेंसी कैथरीन को धक्का देकर चार्ल्स पर गोली चलाता है और वो मर जाता है। क्लेंसी नीचे देखता है तो कैथरीन के माथे पे खून होता है। दरअसल चार्ल्स ने क्लेंसी पर शूट किया था, लेकिन बुलेट उसके चेहरे को टच करके निकला होता है, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। उसी का खून कैथरीन के माथे पे लगा हुआ था। अगले सीन में हॉस्पिटल में क्लेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तभी कैथरीन उससे मिलने आती है। दरअसल शुरू से क्लेंसी को कैथरीन में अपनी बेटी नजर आती थी, इसलिए वो हमेशा कैथरीन को बचाने की ही कोशिश करता रहता था। अगले सीन में क्लेंसी एक पार्क में बैठा होता है। उसकी वाइफ जो उसे छोड़कर जा चुकी थी, वो वापस आकर कहती है कि अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे लेटर्स मिलते रहते थे। इस तरह ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। वाह क्या हैप्पी एंडिंग हुई। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों, तो सच कुछ और ही है, आपको बता दूं। अगले सीन में क्लेंसी की बेटी को दिखाते हैं, जो कैंसर की वजह से दर्द के मारे तड़प रही थी। क्लेंसी उसके पास जाकर कहता है कि बेटी शांत हो जाओ, थोड़ी देर में सारा दर्द निकल जाएगा। ये कहकर वो अपनी बेटी को एक इंजेक्शन देता है जिसमें जहर था। दरअसल उससे अपनी बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा था और उसने अपनी बेटी को आराम से मारने का मौका दिया। मतलब क्लेंसी ने अपनी बेटी के लिए वही किया था जो चार्ल्स ने अपने विक्टिम्स के लिए किया था। यहाँ पर हमें ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा। एक और बात समझ में नहीं आती कि अगर चार्ल्स को पता था कि वो ट्रेन के अंदर मरने वाला है, तो वो ट्रेन में चढ़ा ही क्यों? दरअसल वो जानता था कि होनी को ज्यादा दिन टाला नहीं जा सकता, पर मरने से पहले वो चाहता था कि वो जो भला काम कर रहा है उसे कोई और जारी रखे। वो जानता था कि क्लेंसी ने अपनी बेटी पर रहम खाकर उसे चैन की मौत दी थी, इसीलिए उसने क्लेंसी को इस काम के लिए चुना। अब क्लेंसी अपनी वाइफ से मिल चुका है और यहाँ पर ये मूवी एक सवाल के साथ खत्म होती है कि अब क्लेंसी क्या करेगा। क्या वो चार्ल्स के काम को जारी रखेगा या फिर नॉर्मल जिंदगी जिएगा? देखो दोस्तों, आप डेली मूवी देखते हो तो आप सिर्फ देखा ही मत करो, उसे फील किया करो। आप भी मूवी देखते हो तो एनालिसिस आप भी कर सकते हो। तो कमेंट में बता दीजिए अपनी राय। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।